हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। 1992 में सिनेमा के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले भारतीय कौन थे? 1992 में सिनेमा के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले भारतीय कौन थे? तो वे थे सत्यजीत रे। और इनको ये ऑस्कर कब मिला था? 1992 में। और इनको भारत रत्न भी कब दिया गया था? 1992 में। और इनको पद्म विभूषण कब मिला था? तो ये मिला था 1976 में। और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी कब मिला है? तो ये मिला 1967 में। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? किसकी? सत्यजीत रे जो हैं, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? जाखन छोटो चेलम। क्या नाम है? जाखन छोटो चेलम। निम्नलिखित में से कौन भारत के जुड़वा शहर नहीं है? जो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन से जो हैं वो जुड़वा शहर नहीं है? तो उसमें है त्रिशूर और तिरुवल्ला, किशोर और विरुवल्ला। और भारत के अन्य जुड़वा शहर कौन से हैं? जैसे कि हैदराबाद और सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, अमरावती, कोलकाता, हावड़ा, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी। ये भारत के जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और अमरावती, कोलकाता और हावड़ा, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी। श्री ब्राह्म रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है। तमिलनाडु में वरदेश्वर टेम्पल है। एरातेश्वर टेम्पल भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और जो एरादेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राज चोल प्रथम ने। सोमनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये गुजरात में है। इस पर महमूद गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया था और ये उसका 16वां आक्रमण था। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में है। भीतरगांव ईट मंदिर कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। सिरपुर जो तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है? लज्जा। की लेखिका कौन है? तो उसकी लेखिका है तस्लीमा नसरीन। उपन्यास लज्जा 1993 में आया था। और जो तस्लीमा नसरीन है, इनकी अन्य पुस्तकों का नाम क्या है? फ्रेंच लवर, माय गर्लहुड और बर्निंग रोज इन माय गार्डन। इसी प्रकार सुधा मूर्ति जो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें है डॉलर बहू, 3000 टाके, द सर्कल ऑफ लाइफ, द बर्ड विथ गोल्डन विंग्स। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो वे थे जगजीवन राम। जगजीवन राम का अन्य नाम क्या है? जिनका उपनाम है बाबूजी। और इसी प्रकार जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें संचार मंत्री कौन थे? तो वे था रफ़ी अहमद। स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर। गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। रेलवे और परिवहन मंत्री थे जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद। वित्त मंत्री थे आर के समुख शेट्टी। कानून और विधि मंत्री थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। और उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एस जयशंकर राज्यसभा के किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो एस जयशंकर हैं ये भारत के किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं गुजरात से। इसी प्रकार जो राघव चड्ढा हैं ये पंजाब से प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्मला सीतारमण कर्नाटक से। राहुल गांधी रायबरेली से। नरेंद्र मोदी वाराणसी से। राजनाथ सिंह लखनऊ से। अमित शाह गांधीनगर। हेमा मालिनी मथुरा से। और वहीं पर राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु? जो विशाल गिलहरी है ये किस राज्य की राजकीय पशु है? तो यह है महाराष्ट्र की। इसी प्रकार हम अन्य राज्यों के भी राजकीय पशु देखते हैं, जैसे गोवा का क्या है? गोर पक्षी। हिमाचल प्रदेश का हेमतेंदुआ। हरियाणा का काला हिरण। आंध्र प्रदेश का भी काला हिरण है। अंडमान और निकोबार का है समुद्री गाय, जिसे डिंगोंग भी कहा जाता है। गुजरात एशियाई शेर। सिक्किम लाल पंडा। तमिलनाडु नीलगिरी। कर्नाटक और केरल का एक ही राज्य के पशु है, हाथी है वो। और असम का एक सींग वाला गेंडा। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड।
कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। पहले के वायसराय कौन थे? इरविन। और दूसरे और तीसरे के वायसराय कौन थे? वेलिंगटन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, R.M. जेकर और तेज प्रसाद सप्रू तीनों सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गांधी जी ने। और ये किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने? तो ये इन्होंने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। सम्मेलन लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित हुआ था। पूना समझौता का संबंध किससे है? जो पूना पैक्ट हुआ था इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पिछड़े वर्ग के चुनावी सीटों का आरक्षण। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुणे की येरवदा जेल में हुआ था। यह समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था। हिंदू की तरफ से इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने। इस समझौते के तहत चुनावी सीटों की संख्या 71 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 148 कर दी गई थी। यह समझौता रेमजे मैकडोनाल्ड की 16 अगस्त 1932 की कम्युनिस्ट अवार्ड की घोषणा के विरोध में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर बनाया था। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो हरिपुर में अधिवेशन हुआ था 1938 में। उस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जो सुभाष चंद्र बोस है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? NIA का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। INA का पुनर्गठन राज बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को नेतृत्व की कमांड 4 जुलाई 1943 को दी गई थी। दिल्ली चलो का नारा भी इसी सम्मेलन में, दिल्ली चलो का नारा 5 जुलाई 1943 को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। INA का भारत में प्रवेश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 में। और किस क्षेत्र से हुआ था? ये हुआ था मणिपुर इम्फाल क्षेत्र से। 6 जुलाई 1944 को रंगून की ब्रॉडकास्टिंग में गांधी जी को राष्ट्रपति कहा गया था। किसने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपति? तो वह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और 1944 में एक नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। वह नारा क्या था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिस मिशन को भारत भेजा था? जब जब क्रिस मिशन भारत आया था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। क्रिस मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को हुई थी। और इसका भारत में प्रवेश कब हुआ था? 23 मार्च 1942 को। गांधी जी से मुलाकात कब हुई थी? तो ये हुई थी 27 मार्च 1942 को। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो वे कहा था क्रिस मिशन को। कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद ने क्रिस मिशन में पक्ष रखा था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कहां अंगीकृत किया था? तो ये किया था वर्धा में। प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान, जो कहां पर है? मुंबई में है, करो या मरो का नारा दिया था। 9 जुलाई 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा किसने फहराया था? तो फहराया था अरुणा आसफ अली ने। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता जी द्वारा भूमिगत रेडियो चलाया गया था। तो भूमिगत रेडियो किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था उषा मेहता जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार बनी थी, जैसे बलिया में चिंतूर पांडे, सतारा में IBS चौहान और तालचेर में उड़ीसा और तामलुक में बंगाल। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतर कर दी जाएगी? तो ये घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा की थी क्लीमेट एटली ने। क्लीमेट एटली की घोषणा के बावजूद भारत इससे पहले ही आज़ाद हो गया था। माउंट बेटन योजना 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के लिए बनाई गई थी। बेवल योजना 14 जून 1945 की थी, जिसे को लेकर शिमला समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह नहीं है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड
ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। मीथेन ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में मिलता है। भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है? भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है वह कौन सा है? तो वह भारत, म्यांमार क्षेत्र और सुंदरबन क्षेत्र। भारत में जैव विविधता के कुल 4 मुख्य हॉटस्पॉट हैं, जिसमें हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र जिसे अब क्या गया था भारत, म्यांमार क्षेत्र और सुंदरबन क्षेत्र। और जो एक्ट है कौन सा, जैव विविधता एक्ट कब आया था? 2002 में आया था। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में आया था। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वह नीलगिरी। वो ये कहाँ पर है? तो यह है तमिलनाडु। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह कच्छकारण जो गुजरात में है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्बिंग हाथी रिजर्व अवस्थित है? आपसे पूछा गया है किस राज्य में कार्बिंग हाथी रिजर्व स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार हम कुछ अन्य हाथी रिजर्व देखेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है? सिंहभूमि, जो कहाँ पर है? तो यह है झारखंड में। सोनितपुर कहाँ पर है? असम में। सिंहफन कहाँ पर है? नागालैंड में। गोरो हिल्स कहाँ पर है? मेघालय में। बादलखोल छत्तीसगढ़ में। नीलाम्बुर केरल में। सललपुर उड़ीसा में। श्री विल्लुपुथुर कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु में। शिवालिक उत्तराखंड में। मयूर झरना कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है? ये तो इसका संबंध है पेड़ों के बचाव से। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाया गया था। इसी प्रकार एपीको आंदोलन दक्षिण भारत में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा चलाया गया था। खेजड़ी या बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में चलाया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन केरल में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात के केवड़िया में चलाया गया था। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।